और चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां लोकसभा स्पीकर से टीएमसी के बागी नेताओं की मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे टीएमसी के बागी सांसद। ओम बिरला के साथ टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक होगी और बैठक के बाद ओम बिरला बागी गुट से जुड़ा कोई फैसला लेंगे। तो देखिए जिस तरह से टीएमसी में घमासान मचा हुआ था और अब ये बड़ा एक तरह से झटका कहें टीएमसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे टीएमसी के बागी सांसद। ओम बिरला के साथ टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बैठक के बाद ओम बिरला बागी गुट से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और सबकी नजर इस बैठक पर है और देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ लोकसभा स्पीकर इस पूरे मुद्दे पर फैसला लेते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे दिल्ली से, जहां लोकसभा स्पीकर से टीएमसी के बागी सांसदों की मुलाकात होनी है। ओम बिरला के साथ टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक होगी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ मिल रहे हैं। स्नेह कमल, क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है स्पीकर की तरफ से? जो तमाम बागी सांसद आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे, वही ओम बिरला की अगर बात है तो ओम बिरला को जो है टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक पत्र लिखा है कि दोनों पक्षों को कोई जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। उन्होंने कहा कि विलय जिस तरह से टीएमसी के तमाम सांसदों ने पार्टी में विलय का निर्णय किया है, पहले जो लोकसभा अध्यक्ष की जल्दबाजी पर फैसला न दोनों पक्षों की सुनने के बाद फैसला करे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़े मामले में कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। इस तरह से दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। जिस तरह अभिषेक बनर्जी ने जो है ओम बिरला को ईमेल करके जानकारी दी है, जो पत्र हमें सूचना मिली है, वो इस तरह से इनसे भी जो है टीएमसी के जो बागी गुट के 20 सांसद हैं वो ओम बिरला से पहले मुलाकात कर चुके। आज भी एक पत्र सौंपकर एनसीपीआई नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो नासिक की पार्टी है, उस पार्टी में अपना विलय का जो औपचारिक पत्र उन्होंने सौंपा है। अब ओम बिरला से एक बार पुनः तमाम बागी सांसद मुलाकात करेंगे। देखना है यह कि ओम बिरला अब क्या कुछ फैसला करते हैं। बिल्कुल, सबकी निगाहें और सबकी नजर इस पूरे फैसले पर इस वक्त टिकी हुई है कि आखिरकार क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है, क्योंकि देखिए टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में क्या टीएमसी की तरफ से अब तक इस पूरे मुद्दे पर कोई बयान सामने आया है? जी, अभी मैंने जैसा कि बताया कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे ने स्वयं जो है लोकसभा अध्यक्ष को ईमेल किया है और उन्होंने इस ईमेल में यह कहा कि टीएमसी के जो बागी सांसद ने उनको पत्र सौंपा है जो किसी अन्य दल में मुलाकात अपना विलय चाहते हैं। तो उसके बाबत जो अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करे, पहले दोनों पक्षों की बात सुने, उसके बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष कोई फैसला लें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा सामने आए, कैमरे पर उन्होंने बताया कि मैं ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ममता दीदी ने उस समय मुझे सहारा दिया था जब मेरी राजनीति के एक तरह से कहें तो कई बार लगातार हार हो रही थी। क्या लगता है जिन 20 सांसदों का आपने नाम लिया, क्या उसमें से कोई भी ऐसा सांसद जो इस तरह का कदम उठाए या फिर सामने आकर अपना फैसला वापस ले सकता हो? नहीं, जिस तरह से जो है शत्रुघ्न सिन्हा की पहले नाम आई थी खबर में, जिससे उनका नाम चला कि बागी सांसदों के साथ हैं। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी में मुसीबत मेरा साथ दिया कि ममता दीदी का मैं साथ नहीं छोड़ सकता। उसके बाद अभी तक किसी अन्य सांसद के इस तरह का बयान नहीं आया। हालांकि एक तरीके से बीच में बयान कीर्ति आजाद का आया था, लेकिन कीर्ति आजाद के नाम कहीं से बागी सूची था, लेकिन कीर्ति आजाद ने स्वयं कहा कि मैं ममता दीदी के साथ था, ममता दीदी के साथ हूँ। तो अभी तक जिन बागी सांसदों के नाम आए थे 20 में से, उसमें सिर्फ अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा ये कह सकते हैं जिन्होंने खुलकर कहा कि नहीं, मैं ममता के साथ हूँ, ममता बनर्जी के साथ हूँ। अभी किसी अन्य सांसद ने यह बयान नहीं दिया है। क्या लगता है ये फैसला या फिर ये मीटिंग कब होनी है, क्या हलचल चल रहा है? फिलहाल निगाहें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पे है। देखना है कि मुलाकात के बाद वो क्या कुछ फैसला करते हैं। बिल्कुल,
तो ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है और सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि आखिरकार क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से कहे तो क्षति बताई जा रही है। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां नीट परीक्षा से संबंधित मामले पर बहुत बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। जी हां, नीट परीक्षा से संबंधित मामले पर बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि टेलीग्राम पर लगाई गई है अस्थायी रोक। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर नीट परीक्षा से संबंधित, जहां टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी, जहां नीट परीक्षा के मद्देनजर रोक लगाई गई है। 21 जून को होने हैं नीट के री एग्जाम और 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी नीट परीक्षा को लेकर, जहां केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला और बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से, जहां टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। नीट परीक्षा के मद्देनजर ये रोक लगाई गई है। 21 जून को नीट के री एग्जाम होने वाले हैं और 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। तो नीट परीक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन इस वक्त अलर्ट है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बहुत बड़ा आरोप इस वक्त सामने आया है। ये बड़ी जानकारी सीधे आपको लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का यूपीसीए का बड़ा आरोप। मोहसिन रजा ने यूपीसीए पर लूट का ये बड़ा आरोप लगाया है। यूपीसीए में 21 करोड़ रुपए के बजट पर गंभीर सवाल उठे हैं। ग्राउंड कहां है, अकादमी कहां है? मोहसिन रजा का ये बड़ा बयान सामने आया है। इसके साथ ही यूपीसीए कुछ जिलों और चुनिंदा लोगों तक सीमित, ये बड़ा सवाल भी मोहसिन रजा ने पूछा। इसके साथ ही मोहसिन रजा ने यूपीसीए की कार्यप्रणाली पर की जांच की मांग। उन्नाव में एक क्रिकेट ग्राउंड को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाए। क्रिकेट संस्था में कुछ लोगों का ही दबदबा है। मोहसिन रजा ने एक एक सवाल यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को व्यापक अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का यूपीसीए पर बड़ा आरोप सामने आया है। इसको आप ग्राउंड कहते हैं? ये तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड से पूछिए कि बीसीसीआई ने जो उनको 2011 में 21 करोड़ रुपया दिया था उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एकेडमी और ग्राउंड बनाने के लिए, उस पैसे का कहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, कहां पर बंदरबांट हुई। और जो अभी हमने आपको उनकी बैलेंस शीट दिखाई है, जिस बैलेंस शीट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लगातार अपनी बैलेंस शीट में इस जो उसका 3 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाया है कि मैंने यहाँ काम कराया है। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगातार 4-5 साल तक उनकी बैलेंस शीट पर आया, क्योंकि 2017 से लेकर और अभी तक ये निर्माण चल रहा है। दिखाया कि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, पूर्व मंत्री का ये बहुत बड़ा आरोप है, लूट का ये बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। क्या कुछ और जानकारी? तो देखिए, वापस से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने एक साथ कई बड़े आरोप लगाए हैं। लूट का ये बड़ा आरोप मोहसिन रजा की तरफ से कई मुद्दों को लेकर और कई बयान साझा करते हुए नजर आए। इसके साथ उन्होंने लूट के ये पूरे मामले को बताते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। वापस से रमन आपके पास, लगातार बयान भी सामने आ रहा था और अब एक बड़ा आरोप पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का, क्या कुछ अपडेट?
जी सपना, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने एक बहुत बड़ा इल्जाम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर लगाया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब उत्तर प्रदेश प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बन गई है, जिसमें कुछ ही जिले के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जबकि 75 जिले के जो होनहार प्रतिभावान बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो कि बहुत गंभीर है। उनका कहना है कि कुछ सालों पहले बीसीसीआई ने स्पेशल बजट 21 करोड़ का दिया था, जिसके तहत प्रदेश के चुनिंदा जनपदों में एकेडमीज बने बच्चों के लिए, स्टेडियम बने, जिसके चलते जो प्रैक्टिस हो पाती है बच्चों की वो बहुत बड़े स्तर पर हो पाए और जिसका लाभ देश को मिले, प्रदेश को मिले। लेकिन जिस तरीके से पैसे का बंदरबाट किया गया है, खेल किया गया है, इनका इल्जाम है। इनका कहना है कि 3 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट पर दिखाए गए हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। वहां पर जेसीबी से गड्ढा खुदाई तक भी नहीं हुई है। उन्होंने उन्नाव के जिस लोकेशन पर बनने का प्रस्ताव पारित था, एक उन्नाव की वो लोकेशन पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इल्जाम लगाया है। और यहाँ तक कि उन्होंने मांग की है कि सीबीआई तक को इसकी जांच देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो जांच, यहाँ की एजेंसियां पर उनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है। इसलिए उनका कहना है सीबीआई जांच करे, क्योंकि ये मामला सीधा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, मोहसिन रजा खुद क्रिकेटर रहे हैं और रणजी टीम में उत्तर प्रदेश के खेले भी हुए हैं और पिछली बार ये मंत्री थे और इनका बड़ा लगाव रहता है यूपी क्रिकेट से। ऐसे में अब उनका जो इल्जाम है ये काफी चर्चा में बना हुआ है। अब जो बयान भी उनका आया है वो भी बहुत तेजी से चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि उनका सीधा कहना है, इल्जाम है बिना नाम लिए उन्होंने कुछ लोगों पर निशाना साधा है जो यूपी सीए को कंट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष तौर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, निष्पक्ष तौर पे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ चुनिंदा लोग हैं और वही सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, देखिए कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है। ऐसे में क्या लगता है जो जांच प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी? अभी उन्होंने इल्जाम लगाया है, ये तो जहां पर इसकी शिकायत करेंगे वहां की जो कमेटी होगी वो तय करेगी कब से जांच शुरू होगी। और बात रही कि सबसे बड़ा इल्जाम इनका ये है कि 2011 का जो ये पैसा 21 करोड़ रिलीज किया गया था, 11 से यानी 15 साल हो गए हैं और अभी निर्माण कार्य जो बजट था उसका खर्च नहीं हुआ है और जो खर्च हुआ है उसका काम नहीं हुआ है और बैलेंस शीट पे पूरा खर्चा और पैसा दिखाया गया है। हालांकि इनकी शिकायत अब किस बोर्ड में इन्होंने की है, क्या यूपीसी में डायरेक्ट कंप्लेन की है, बीसीसीआई में की है और या हालांकि इन्होंने जो बयान दिया है उसमें तो सीधा सीबीआई जांच की मांग की है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सीबीआई का कितना बड़ा रोल होने वाला है और ये बड़ा आरोप, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली समेत 3 राज्यों में ईडी का ये बहुत बड़ा एक तरह से कई कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली समेत 3 राज्यों में ईडी की छापेमारी हुई है। हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में ये छापेमारी हुई है। ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली समेत 3 राज्यों में ईडी की ये बहुत बड़ी छापेमारी हुई है और हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में छापेमारी हुई है। महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। तो ईडी की छापेमारी हुई है और ईडी का ये बहुत बड़ा एक्शन देखा जा रहा है, बहुत बड़ी कार्रवाई, जहां दिल्ली समेत 3 राज्यों में ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जहां ईडी की छापेमारी हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में ये छापेमारी हुई है। महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में ये कार्रवाई हुई है। लगातार ये मामला गरमाया हुआ था और देखिए इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली समेत 3 राज्यों में ईडी की ये छापेमारी हुई, जहां महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से मामले 11 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी हुई है और छापेमारी के बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सामने आता है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन इस बीच ये ईडी के बहुत बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली समेत 3 राज्यों में ईडी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है।
हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में छापेमारी हुई है, जहां महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े इस पूरे मामले में ईडी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर, दिल्ली समेत 3 राज्यों में ईडी का ये बहुत बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है। महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में ये बहुत बड़ी ईडी की कार्रवाई हुई है। और अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां कालिंदी में बुलडोजर की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बुलडोजर की ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कालिंदी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई, जहां अवैध झुग्गियों पर एमसीडी की कार्रवाई हुई है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और एमसीडी का अवैध निर्माण पर यह शिकंजा। तो बड़ा और कड़ा एक्शन, कालिंदी कुंज में बुलडोजर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध झुग्गियों पर एमसीडी ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और इस अभियान के अंतर्गत देखिए किस तरह से लगातार कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। और एक बहुत बड़ा संदेश कि अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमसीडी ने ये बहुत बड़ा एक्शन, अवैध निर्माणों पर शिकंजा। तो कालिंदी कुंज में बुलडोजर की ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और चलिए अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, अलीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार एक्शन पे एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एफएसडीए विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। फैक्ट्री में सड़े हुए टमाटर से बनाई जा रही थी सॉस। मौके से 500 से ज्यादा सॉस की बोतलें बरामद हुई है। एफएसडीए की टीम ने फैक्ट्री को सीज कर दिया है। तो लगातार शिकायतें भी मिल रही थी और अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जो अलीगढ़ में एफएसडीए विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है और फैक्ट्री से सड़े हुए टमाटर से बनाई जा रही थी सॉस। मौके से 500 से ज्यादा सॉस की बोतलें भी बरामद हुई है। इसके साथ ही एफएसडीए की टीम ने अब फैक्ट्री को सीज कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। तत्क्रम में जनपद में टीमों का गठन करके पूरे जनपद में सघन निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज यहाँ पे रिया ग्रीन चिल्ली सॉस का निर्माण होते हुए पाया गया। मौके पर से ही ये रिया ग्रीन चिल्ली सॉस और इसमें प्रयुक्त होने वाला मसाला और साथ ही साथ यहाँ पे विनेगर का भी निर्माण हो रहा था। विनेगर का नमूना लेकर जांच हेतु भेजा जा रहा है और ये जो भी मौके पर अनहाइजीनिक कंडीशंस में कारोबार होते हुए पाया गया, इनको नोटिस जारी करते हुए ये जो भी मौके पे निर्मित अर्धनिर्मित खाद्य उत्पाद हैं इन्हें। और वही अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं और अगली खबर आपको मैनपुरी से बता दें, जहां मैनपुरी में एक पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से, जहां एक पीड़ित एसपी कार्यालय गया और वहां न्याय की गुहार लगाई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से, जहां पीड़ित युवक का आरोप है कि दीवानी परिसर में उसकी बहन और उसके परिजनों के बहन के ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की, जिसमें उनको गंभीर चोटें भी आई हैं। और पीड़ित युवक ने एसपी मैनपुरी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि घटना में गंभीर चोटें आने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित रविंद्र का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रविंद्र ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों कार्रवाई की मांग की और इस पर एसपी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अब दिक्कत ये है, जो अपराधी लोग जो आए थे मेरे ऊपर जो किया था, वो पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की है। नॉर्मल धाराओं लगा के अपराधियों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, इसलिए आए थे। 3 लोग वो थे, अमित थे, पुष्कर थे और आशीष थे। 4 लोग और थे जिन्हें मैं पहचान लूंगा, हाँ नाम नहीं जानता हूँ मैं। और चलिए अगली खबर को रुख कर लेते हैं और अगली खबर बहराइच से है, जहां एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बहराइच से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां बहराइच में एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि एक पुलिस ने जिस महिला को मृत मानकर हत्या का मामला दर्ज किया था, वो जिंदा बरामद हो गई है। महिला की कथित उसकी मां महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप था कि पति ने महिला की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया था और इसी आधार पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। महिला ने अभियोग पंजीकृत कराया था तो उसके दामाद की हत्या करके उसकी लाश कहीं गायब कर दी है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करने के बाद रिसिया की टीम घटना के संबंध में साक्ष्य संकलन कर रही थी। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी बेटी वादिनी की, जिसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, अपने पति के साथ पंजाब में रह रही थी और इसी बीच वो अपने पति को बिना बताए कहीं चली गई और किसी दूसरे के साथ रहने लगी थी। रिसिया की पुलिस टीम ने उस वादिनी की बेटी को बरामद कर लिया है, वह सही सलामत है और अब आगे की इसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और बड़ी खबर एक रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। आपको बताते चले कि बारिश की संभावना जताई गई है, लोगों को सतर्कता बरतने की भी अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम का मिजाज बदला, कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो चुकी है, विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो यहां जरूर मिली है, वहीं बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। लगातार तापमान में वृद्धि की वजह से लोगों को कई दिक्कतें हो रही थी, लेकिन देखिए यहाँ तापमान गिरावट के बाद से दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है, जहां दिल्ली के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह, देखिए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है, अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर ली है? से कल दोपहर के बाद आंधी और तेज हवाएं चलते उसको लेकर भी थोड़ा को दिक्कत तो हुई, लेकिन फिर भी कम से कम तापमान की अगर बात करें, तापमान में काफी गिरावट आई है कल भी और आज भी। बारिश सुबह जब हल्की बूंदाबांदी के बाद तापमान में काफी गिरावट है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का ऐलान दिया था, उसके बाद बारिश जो हुई कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दिल्ली वासी गर्मी से ठीक है, जो गर्मी पर लगातार तापमान में वृद्धि की वजह से गर्मी से लोग जरूर यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसे में अब देखिए बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही, क्योंकि देखिए गर्मी से राहत तो जरूर मिली है। ये बिल्कुल कह सकते हैं, आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली, जिससे उमस और तपिश से लोग परेशान थे। तापमान में काफी गिरावट कर दी है, अब लोगों को काफी राहत मिली है। क्योंकि देखिए आंधी और बारिश जब आती है, कई ऐसे हादसे भी होते हैं, लगातार लोगों को सतर्क भी किया जाता है कि आप ऐसे जगह बिल्कुल खड़ा ना हो जहां हादसा हो सके। ऐसे में क्या प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है? ये बिल्कुल, जहाँ तक अगर आंधी तूफान की बात करें, जब भी आंधी तूफान आते हैं कहीं न कहीं थोड़े से तेज हवाओं कर जो बिजली खंभे हो चाहे पेड़ पौधे हो गिर जाते हैं, यातायात थोड़ा प्रभावित होता है। तो प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि जहाँ भी रहें थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और कम से कम पेड़ के आसपास या बिजली खंभों से थोड़ा इस समय दूर रहें। बारिश की संभावना से अब लोगों की जरूर यहाँ पर राहत भरी खबर मिली है और राहत महसूस करते हुए जरूर लोग नजर आए, क्योंकि लगातार तापमान में वृद्धि के बाद लोगों को परेशानियां हो रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब लोग जरूर गर्मी से राहत पाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और